This call is now being recorded. Hello, dear students. Good evening, sir. Very good evening. वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं, 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल से लास्ट क्लास को। ओके, 3-4 दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। दिस इज मेडिकल 11th क्लास, राइट? यस सर। अच्छा, Yes, sir. ओके। हाँ, अभी बच्चे मुझे दिखने लगेंगे तो मैं थोड़ा सा पहचान लूंगा। ओके जी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे स्टार्ट अपना कंटिन्यू रखते हैं जो हमने पिछला वो किया था। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने अब तक ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ चुके हैं और ग्रेविटेशन पोटेंशियल तक पहुंच चुके थे हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था हमने, उसका इफेक्ट वगैरह पढ़ा था, उसके क्वेश्चन किए थे। एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होता है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी क्या होती है, वो सबने पढ़ लिया था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट? यहाँ तक हो गया था हमारा। यस सर। ओके, थैंक यू। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पीछे जो हमने किया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल, उसमें वैल्यू जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था वो आया था -Gm/r। अगर किसी ऑब्जेक्ट के कारण आप यहाँ पे निकालते हो, इसका मास m है और इस पॉइंट पे निकालते हो पॉइंट P पे, और ये डिस्टेंस r है, तो आपका जो पोटेंशियल एट पॉइंट P आता है, Vp जो आता है वो आता है -Gm/r। ठीक है, ये तो मैं निकाल लेता पिछली बारी, डेरिवेशन भी किया था मैंने इसका सॉल्व। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट मास के लिए भी होगा, सॉलिड मास के लिए भी होगा और सेल के लिए भी होगा। ठीक है, अब मान लो आपका मान लो शेल का केस लूँ। पहले मैं एक शेल का केस लेता हूँ और एक सॉलिड स्फीयर का लेता हूँ। तो मान लो एक सॉलिड स्फीयर है और एक शेल है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अगर यहाँ से डिस्टेंस मेरा r है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया, ये होगा -Gm/r। तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इट विल बी इक्वल टू -Gm/r। ठीक है, मान लो मैं इसकी सरफेस की बात करूँ, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा, अगर मान लो इसकी रेडियस मेरी कैपिटल R है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा मेरा -Gm/R। वहाँ पे स्मॉल r आता है, यहाँ पे कैपिटल R सॉरी, ये आ जाएगा। अगर मैं एक पॉइंट अंदर लूँ यहाँ पे और इसका डिस्टेंस r है, स्मॉल r, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, -Gm/r। -Gm/R। स्मॉल या कैपिटल? एक बच्चे ने स्मॉल बोला, एक ने कैपिटल बोला। कैपिटल R। कैपिटल R, क्योंकि सरफेस पे जो होता है पोटेंशियल हर जगह वो सेम होता है, तो पोटेंशियल एवरीवेयर विल बी -Gm/R। इस केस में शेल में हर जगह यही रहता है। अगर मैं इसे सेंटर पे निकालूं तो भी मेरा -Gm/R ही आएगा। ठीक है, तो बाहर इसका ये आएगा और अंदर इसका, बाहर तो स्मॉल r आता रहेगा और सरफेस पे तो चाहे स्मॉल r लिखो या कैपिटल R, दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है आपका, r = r है यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो अंदर पॉइंट होंगे वहां पे सब जगह -Gm/R होगा। शेल में तो कोई डाउट नहीं है हमें। सॉलिड स्फीयर में देखो जरा क्या होता है, इसका डेरिवेशन तो नहीं है हमारे पास, चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन आपके उसमें नहीं है। आपको केवल वैल्यू देखो क्या होती है यहाँ पे। सॉलिड स्फीयर में अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, मान लो A, और एक पॉइंट है सरफेस पे B, एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो R है।
पॉइंट है सी, और एक हमारा सेंटर है, उसको ओ मान लो। तो वी ए पे जो पोटेंशियल आएगा वो तो वही आएगा जो स्मॉल आर। पॉइंट अगर मैं बी पे बात करूं, वो सरफेस पे है, तो वहां तो चाहे कैपिटल आर लिख लो, स्फीयर की बात चल रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको इजी फॉर्म में लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, ताकि आपको याद रखना आसान हो, ठीक है। वैसे तो किताबों में अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, मैं आपको इजी फॉर्म में बता दूँ कैसे याद रखोगे। माइनस जी एम बाई आर लिखो, जैसे आपने यहाँ लिखा था, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो 3/2 माइनस 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा माइनस जी एम बाई आर 3/2 आर बाय आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3/2 माइनस ये बना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना इजी है, क्योंकि माइनस जी एम बाई आर तो याद रहेगा, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। अंदर बस 3/2 माइनस आर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आर पे डिपेंड करता है, स्मॉल आर पे। तो आपका पोटेंशियल ये आता है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर वी में सेंटर पे निकालूंगा कितना आएगा, इस फॉर्मूले का यूज करूं और सेंटर पे निकालूं तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? -1.5 GM/R। करेक्ट, क्योंकि ये आर तो जीरो हो जाएगा, स्मॉल आर। तो -3/2 GM बाय कैपिटल आर, ये सेंटर पे वैल्यू है। तो यहाँ पे -3/2 आती है, यहाँ पे क्या रही थी, -GM बाय आर आ रही थी। तो दोनों ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्फीयर के केस में और होलो स्फीयर के केस में कैसे कैसे वेरी करता है, सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करें। करें आगे मूव। यस सर। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो था उसको हमने डिफाइन कैसे किया था, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसका डेरिवेशन शायद मैंने कहा था कि थोड़ा सा याद कर लेना इसका, इसमें कई सारे वो हैं आपके, माइनस प्लस या समझना, तो आप देख लेने के बाद डेरिवेशन दोबारा से खुद सॉल्व कर लेना। तो वो हमारा डेरिवेशन था, उससे हमने डिफाइन किया ग्रेविटेशन पोटेंशियल, वैल्यू हमारी ये आई -GM बाय आर। एक हमारा और टर्म होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी रह गई थी लास्ट टाइम पे, जो मेरे को याद आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो होता है कम से कम दो बॉडी के बीच में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, दो बॉडी के बीच में डिफाइन कर सकते हो। तो दो जो मास होते हैं आपस में, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक एनर्जी होती है, उन दोनों के बीच में एक एनर्जी भी होती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एट अ पॉइंट इट इज डिफाइंड एज सेम जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वो है ना डेफिनेशन, वही ग्रेविटेशन पोटेंशियल की भी है। बस यहाँ पे क्या है, मतलब आपने यूनिट मास लेके आए थे, यहाँ पे जो मास है उसको लेके आ जाओ, उसमें यूनिट की जरूरत नहीं है, कोई भी मास को उठा के ले आओ। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये कि इन्फिनिटी से लेके जाओ, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है हमारी, इन्फिनिटी से। तो क्या है, एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ नॉट बॉडी, मैं तो कहूंगा सिस्टम, सिस्टम माने टू और मोर बॉडीज।
It defines the energy stored in a system of body. ठीक है, energy stored in the system of body while bringing it from infinity to that point, या while bringing them from a point of zero potential energy, that point of zero potential energy to that particular point. इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप एक बॉडी आपकी यहाँ पे थी इन्फिनिटी में और एक बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, मान लो एक ही बॉडी होती, उसको कहीं भी ले जाते रहो, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, उस केस में तो पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। आप डिफाइन किसके लिए करते हो? सिस्टम के लिए। जब कम से कम दो बॉडी हो, तो मान लो दो बॉडी है कम से कम, अब आप एक बॉडी को यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी पे ये पड़ी थी, यहाँ से आप लेके आए इसको और आपने लाके इसको एक पॉइंट में यहाँ पे रख दिया। इस केस में जो भी आप वर्क डन करोगे, वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जब आप वर्क करोगे वो उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। किसकी एनर्जी? इन दोनों के बीच में जो एनर्जी है, एक ये सिस्टम बना लेंगे और इन दोनों के बीच में एनर्जी होगी, तो ये वर्क आपका वहां पे स्टोर हो जाएगा। दिस इज नोन एज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेरिवेशन सेम है, डेरिवेशन आपका सेम है जो पहले करा था आपने। डेरिवेशन जो पोटेंशियल का था वही होगा, केवल वहां पे इस बार अब मास m आ जाएगा, 1 नहीं आएगा बस। सेम एज, तो ये कर लोगे आप लोग, है ना? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट only mass is not equal to 1, it is m। बस ये फर्क है यहाँ पे। डेरिवेशन आप दोबारा देख लेना, उसमें m कर लेना। कोई भी बता सकता है मुझे क्या आएगा फिर इसका फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला क्या आएगा? u आता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को u से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? सर g m1 m2 by r। m1 m2 by r, एब्सोल्युटली, है ना? या फिर कैपिटल m इनटू स्मॉल m लिख सकते हो, या m1 m2 लिख सकते हो, जो आपको मर्जी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा, मैं इसको कैपिटल m मान लूँ, इसको स्मॉल m मान लूँ, क्योंकि यूजुअली हम प्लेनेट और इसके बात करते हैं कि दो प्लेनेट को लाए, ऐसे कुछ लाए, तो एक कैपिटल m मानते हैं, एक स्मॉल m मान लेते हैं। ये m1 m2 भी लिख सकते हो बाय r। दिस इज द माय फॉर्मूला, ठीक है? तो वहाँ पे केवल -gm by r आता है क्योंकि ये 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो ये भी आएगा। दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है? तो इसको ड्राइव कर लेना एक बार दोबारा से, आपका डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। दिस इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इसमें तो ये दो कम से कम बॉडी के लिए डिफाइन है, ठीक है? समझ में आया? बच्चों समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा ना भी आपको ढंग से नहीं बताया, थोड़ा गलत बताया मैंने आपको, थोड़ा सा और समझो इसको। इतना किताबों में आपका लिखा हुआ है, मैंने बोला है कम से कम दो बॉडी होनी चाहिए। तो क्या एक बॉडी होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती? एक बॉडी हो सकती है। एक बॉडी भी क्यों हो सकती है? क्योंकि एक बॉडी में भी कई सारे पार्टिकल होंगे। तो जब आप बॉडी कोई बनाते हो तो क्या करते हो? मान लो इसमें एक पार्टिकल है सेंटर पे, फिर आप एक और पार्टिकल लेके आए, एक और लेके आए, एक और, आपने कई सारे पार्टिकल इकट्ठे किए। वैसे मान सकते हो कैसे बनी होगी बॉडी है, हालांकि बनी नहीं होगी ऐसे, लेकिन आप मान सकते हो कैसे होगी। तो जब आप पार्टिकलों को लेके आओगे इन्फिनिटी से, तो कोई वर्क करना पड़ेगा आपको, तो यानी इस बॉडी की भी अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, केवल इस बॉडी की भी, ठीक है? लेकिन हम यूजुअली अभी इसमें बात नहीं कर रहे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। हम लोग ये मान रहे हैं कि बॉडी एक पॉइंट मास है, तो इसलिए इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है -gm by r है, ठीक है? हम ये मान रहे हैं कि इसमें जो भी एनर्जी है वो आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण है। बॉडी के अंदर पार्टिकल में इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल ही एक माना हमने,
पॉइंट मास माना है हमने, है ना, बहुत ही एक ही पार्टिकल माना है उसमें। तो ये है, ये बात समझ में आई सबको? सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी तो ऐसा ही कुछ था, बस वहाँ पे मास 1 kg का था। हाँ वो तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाली बात समझ में आई जो मैंने अब बताई नई वाली कि एक, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बॉडी भी है ना, मतलब एक सॉलिड स्फीयर भी है, तो इसकी अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दूसरा स्फीयर चाहिए इसके लिए। क्यों होगी इसकी? क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसमें बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल होंगे इसके अंदर, तो वो आपस में, उनमें भी फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, जो भी होगा, अट्रैक्शन होगा, तो उनकी भी एनर्जी होगी कुछ। तो इस बॉडी में भी आपस में कई सारे ऐसे सिस्टम बने होंगे, कई सारे पार्टिकल के सिस्टम होंगे जिनकी एनर्जी होगी। तो इस बॉडी में भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसको हम इसकी सेल्फ एनर्जी भी बोल सकते हैं। सेल्फ एनर्जी की टर्म यूज करते हैं हम लोग। सर वो तो हम तभी मानेंगे जब हमने पॉइंट मास ना माना हो उसे। करेक्ट, जब हमने पॉइंट मास ना माना हो तब मानेंगे, ठीक है। तो यूजुअली जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हम लोग उसमें पॉइंट मास नहीं होता, उसमें मास ही होता है बड़े बड़े, लेकिन तब भी हम इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसमें केवल डिफरेंस पूछता हो कि यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लेके आ गए, पहले यहाँ से ऐसा था ये, अब आपने इनका डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इनकी जो आपस में एनर्जी पार्टिकल की तो चेंज नहीं हुई। एनर्जी चेंज किसकी हुई? जो इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण एनर्जी हो रही है आपस में, वो चेंज हुई। तो हम केवल कौन सी एनर्जी लेंगे? तो इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण हो रही होगी, यानी कि -Gm/r। इंटरनल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी से हमें कोई मतलब नहीं होगा इन सब क्वेश्चंस में, भले ये आपके मास बड़े बड़े हों। क्लियर? सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए भी सेम चीज हो सकती है, उसमें भी अगर हम सिर्फ एक ही मास लें तो वर्क उसमें तो लेकिन फिर होगा ही नहीं कुछ। ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो अच्छा, आपका वर्क डन होगा ही नहीं उसमें। अगर आप उसमें ही बोल सकते हो, उसमें अगर मान लो बॉडी है एक, सर उसमें तो वो यूनिट मास लेते हैं तो। हाँ अगर यूनिट मास आप बाहर से लेते हो ना, ये जो आता है इसको 1 लेते हो, ये तो नहीं लेते ना 1, ये तो m होता है। हाँ तो अगर इसमें मैं मानूंगी कई सारे पार्टिकल हैं, इसमें अगर पार्टिकल हो तो इसमें तो मैं पोटेंशियल में ऐसे, मैंने ऐसे तो नहीं बताया आपको कि पोटेंशियल एक बॉडी के लिए डिफाइन नहीं कर सकता। पोटेंशियल तो डिफाइन करता ही हूँ एक बॉडी के लिए वैसे भी। अगर मान लो पॉइंट मास भी होता है ये, क्योंकि मेरी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? मेरी डेफिनेशन यहाँ पे ये बोलती है कि इस किसी पॉइंट पे इनफिनिटी से कोई मास लेके आऊं, यूनिट मास, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो इस बॉडी का यहाँ पे पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल तो होगा ही होगा, चाहे एक मास हो चाहे 10 पार्टिकल हो, ये तो होगा, एक से भी हो जाएगा। लेकिन जब आप ग्रेविटेशन आपस में एनर्जी को बात कर रहे हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो, तो वहां पे दो पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन के कारण एनर्जी आ रही है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ दो पार्टिकल चाहिए आपको, ये आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल था, ये अकेली बॉडी के कारण भी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि डेफिनेशन ऐसे बोलती सर है इसकी। अकेले के कारण कैसे हो सकता है? जो ये बड़ा वाला m है, अगर ये होगा ही नहीं तो फिर इसका पोटेंशियल हम कैसे बता देंगे उस पॉइंट पे? नहीं, एक तो m होगा ना, मैं कह रहा हूँ मान लो ये नहीं होता, केवल ये एक ही होता है यहाँ पे, ये वाला मान लो एक ही पार्टिकल होता, और आप बोलते भाई यहाँ पोटेंशियल बताओ कितना है, तो निकालते नहीं क्या? आप निकाल नहीं सकते क्या पोटेंशियल एट पॉइंट P? मास तो एक ही है, ये m है, दूसरा मास है ही नहीं कोई, तो Vp निकाल सकते हो या आप बोलोगे डिफाइन ही नहीं है? अगर इस पॉइंट पे मैं निकालूं तो क्या Vp क्या लिखूंगा बताओ? अगर डिस्टेंस r है तो क्या लिखूंगा? नॉट डिफाइंड या कुछ वैल्यू लिखूंगा? तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू क्या? -Gm/r। यही तो आएगी, हाँ यही तो वैल्यू आएगी। तो इसके लिए मैंने कोई दो पार्टिकल थोड़ी लिए, मैंने तो एक ही पार्टिकल माना, मैंने माना ही नहीं कि मैं दूसरा पार्टिकल को लेके आया, तो पोटेंशियल आ गया इसका। अब आप किसी को लेके आने का मतलब ये है कि वो तो आप चेक करते हो कि वैल्यू कितनी आएगी, एक्चुअल थोड़ी लेके आ रहे हो। तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा बॉडी के चारों तरफ, चाहे वहां पे बॉडी दूसरी बॉडी हो या ना हो, पोटेंशियल तो होगा ही, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होगी वो आपस में डिफाइन होगी, यस सर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की होती है, वो एक पार्टिकल की नहीं होती है, सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एक पार्टिकल का भी हो सकता है, ठीक है।
देखो जैसे सिंपल एग्जांपल आप देखो, मैं आपको पूछने भी वाला हूँ। जैसे हमने अर्थ का सिस्टम माना, तो हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h इज mgh। ये किसकी एनर्जी है ये mgh? किसकी एनर्जी है ये? एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी दो उसकी सर सर जो अर्थ से हम एच हाइट पे बॉल कोई बॉडी फेंक रहे हैं उसे उसकी एनर्जी। लेकिन एनर्जी तो एक बॉडी की नहीं हो सकती ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो एक सिस्टम की हो सकती है। हाँ सर, तो एक तो अर्थ है जो एम मास का, कैपिटल एम का, एक स्मॉल एम का मास है बॉडी, उसे हमने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, तो उसकी एनर्जी है -mgh। अच्छा, ये जो है ठीक है। आप बोलो अर्थ और बॉडी जो है उनके बीच का जो सिस्टम बन रहा है उसकी बॉडी mgh है ना, प्लस माइनस नहीं प्लस ही है ये। आप बोल रहे हो ये हाँ अर्थ प्लस। और बॉडी का जो सिस्टम है इनके बीच में जो एनर्जी है उसे mgh बोल रहे हो है ना। दो बॉडी हो गई है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। एक्चुअली mgh जो है ना, अभी आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। mgh ये नहीं होता, देखो क्या होता है। अच्छा, अगर एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये mgh है इस समय और मैं इसका डिस्टेंस अगर बढ़ाऊं या घटाऊं बॉडी का, तो चेंज होगी वैल्यू ये mgh वाली। तो ये जीरो कब होगी? सरफेस पे जीरो है, सरफेस पे नो जीरो, सर, सरफेस पे जीरो नहीं है। सरफेस पे जीरो है या इन्फिनिटी पे जीरो है? mgh के फॉर्मूले से सरफेस पे जीरो आ रही है। अगर मैं h को जीरो करूंगा तो जीरो आएगी यहाँ। और जो मेरा डेफिनेशन है उसमें मैं इन्फिनिटी पे जीरो मानता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअली, इसको समझो, ये नहीं है। ये mgh जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा चेंज? जबकि बॉडी सरफेस पे रखी हुई थी यहाँ पे, मान लो ये A है, बॉडी यहाँ पे रखी हुई थी स्मॉल m, ये कैपिटल M है, और आपने उठा के h हाइट पे ले गए, पॉइंट B पे ले गए, h पे ले गए, ठीक है। और ये m बॉडी तो सेम रहेगी आपकी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब ये A पे रही होगी उस टाइम पे इन दोनों सिस्टम के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसे हम बोलेंगे U A बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। और अब हो जाएगी कितनी? UB। तो एक्चुअली ये मैंने गलत लिख दिया, पहले UB आएगा माइनस UA, फाइनल माइनस इनिशियल। इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो mgh आता है। वो mgh होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो फिर तो इन्फिनिटी पे जीरो मानना पड़ेगा, वहां से आपको निकालना पड़ेगा, वो कुछ और आएगा। समझ में आई बात? तो आप इस केस में क्या कर रहे हो, आप इसको यहाँ पे जीरो मान रहे हो। भाई रेफरेंस तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे जीरो मान लिया इसमें। अगर यहाँ जीरो मान लिया तो यहाँ पे मेरी mgh हो जाएगी, है ना। आप ऐसे मानो कि ये बॉडी है और ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे दूसरी बॉडी है स्मॉल m, ये कैपिटल M। आपने यहाँ पे जीरो माना था डेफिनेशन में, फिर यहाँ पे मान लो 1 हो गई, 2 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, मान लो यहाँ 30 हो गई, ठीक है। जब आप इस m को यहाँ लेके आए तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी थी वो ऐसे हो गई, नेगेटिव होगी हालांकि ये, तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसे हो गई, ठीक है। मैं माइनस मान लो, चलो लो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होगी ये। अब मैं लेके आ गया सरफेस पे रख दिया मैंने, तो एक्चुअल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी मेरी -30, ठीक है, ये हो गई। अब मैंने क्या किया, ये -30 है, ये -20 है, यहाँ पे -10 थी, यहाँ पे 0 थी,
-30 का मैंने मान लिया है, अज्यूम कर लिया -30 है, कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। मैंने मान लिया 0 है तो -10 बड़ी होगी, -20 हुई होगी, फिर -30 हुई होगी, ऐसे मान लिया मैंने। मान सकता हूँ ना ये तो? Yes. कुछ भी वैल्यू मान ली मैंने -gm/r होती है मेरी वैल्यू। जैसे जैसे मेरा ये r घटता जाएगा, ये पार्टिकल क्लोज आता जाएगा, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी नेगेटिव में। तो मैंने मान ली वैल्यू कुछ भी 0, -10, -20, -30 मान ली, ठीक है। अब अगर मैं मान लो ये मेरा कब आया, जब मैंने इसको 0 माना है ना, ऐसा कोई लिखा तो नहीं होगा कहीं पे, मैंने कहीं भगवान ने तो नहीं बोला कि मैं 0 मानो, आपने मान लिया, आपने डेरिवेशन करने है 0 मान लिया। अब मान लो मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 मानता हूँ तो मेरी यहाँ पे एनर्जी कितनी होती फिर, तो मेरे को कितनी माननी पड़ती है यहाँ पे 10। अगर यहाँ पे आपको +10 माननी पड़ती है, क्योंकि भाई इन दोनों में फर्क कितने का है, 10 का फर्क है। ये इससे 10 कम था, ये से 10 कम था, या इससे 10 ज्यादा था, ठीक है। तो डिफरेंस तो सेम रहेगा। अगर आप इसे 0 मान लोगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर आपका 20, 20 और इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी? इनफाइनाइट -30 जैसे पॉजिटिव 30 पॉजिटिव 30 होगी ना भैया। यहाँ वैल्यू देखो, यहाँ क्या थी 0, यस सर। और इससे 30 कम हो रही थी वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ भी 30 कम होनी चाहिए ना यहाँ पे। तो कब पॉसिबल है यहाँ पे 30 मानो, जब यहाँ पे 30 आएगी आपकी। समझ में आई बात? यस सर। रेफरेंस लेवल चेंज होने से आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर आपने रेफरेंस लेवल यहाँ पे ऐसे माना और आपकी एनर्जी कुछ आपने मान ली 10, 20, 30, और आपने रेफरेंस लेवल चेंज कर लिया तो सारे चेंज हो जाएंगे। आपने मान लो इसको 0 मान लिया, अगर ये 0 माना तो ये 10 हो जाएगा, 40 वाला। 30 को अगर आपने 0 मान लिया, ये 10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा। तो रेफरेंस तो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या माना। क्लियर? सर मतलब हम कुछ भी ले सकते थे ना, इन्फिनिटी भी ले सकते थे। हाँ, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हम इन्फिनिटी लेते हैं, वहीं से हम ड्राइव करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो mgh है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ub माइनस ua। तो एक बार निकाल के देखते हैं क्या है वाकई में mgh आता है क्या। तो ub माइनस ua मतलब h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी जो आती है ub माइनस ua जो आएगी, ये किस पे है? हाइट h पे, और ये सरफेस पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं -g मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी अपॉन हाइट h। पहले मैं यहां लिखता हूं, चलो फॉर्मूला -g बाय सरफेस पे डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर r होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r, और यहाँ कितना लिखूंगा? r+h लिखूंगा। इनको माइनस करके देखता हूँ क्या आता है। आज चेक कर लिया जाए कि ऐसा होता भी है, ऐसे में हमको पागल बनाते हैं लोग। देखो आज चेक करके, तो ये gm कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये r+h बचेगा अंदर प्लस का, ये प्लस हो गया था तो माइनस हो जाएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा r माइनस r+h, यानी कि -h आ जाएगा अंदर, और r+h और इनटू r, और बाहर क्या आया -gmem आया। अब ये -h से +h की इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया प्लस gme m को मैं लिख लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इंटू h बाय r+h और इंटू r, ठीक है। अब मान लो मेरा h जो है r से बहुत छोटा है। अगर मैंने 50 मीटर उठाया, 100 मीटर उठाया, तो क्या मैं r+h को अप्रोक्सीमेटली r लिख सकता हूँ? यस। तो ये मेरा r हो जाएगा, और ये ऑलरेडी r है, तो ये क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी gme बाय r² इंटू m इंटू h। और ये क्या चीज है भाई? जी,
जी की वैल्यू है, कहाँ पे? स्मॉल जी की, कहाँ अर्थ पे? सरफेस पे, अर्थ सरफेस, क्योंकि आर आपने आर लिया हुआ है, तो ये सरफेस पे जी की वैल्यू है। तो ये जो आपका वैल्यू आंसर आएगा वो क्या आया? एम जी नॉट मान लेता हूँ मैं से इंटू एच। ये क्या आया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, चेंज। सर आपको म्यूट कर दिया किसी ने। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को ये कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा? यस सर। ओके, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला वैलिड है, कब वैलिड है? जब हमारा h क्या होगा? बहुत बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू r के, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, है ना भाई? मान लो यहाँ पे h जो है आपका r/2 होता है, 2r होता है, तो वैलिड होता फॉर्मूला? नो सर, नहीं होता। तो मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि एक बॉडी है सरफेस पे रखी हुई थी, इसका मास m था, अर्थ के सरफेस पे आपने उठा के r डिस्टेंस पे ले गए, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, उतनी हाइट पे ले गए। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg/r mgh? No, sir. नहीं लिख सकता, गलत हो जाएगा मेरा। हाँ, क्योंकि आपने h स्मॉल मान के करा होगा ना, तो यहाँ पे तो h स्मॉल नहीं है, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे फिर अगर ये क्वेश्चन आ गए तो? सर एच की वैल्यू डाल देंगे, h की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने जीरो ले लिया था, तो नेगेटिव, यहाँ पे 2r आ जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। नहीं स्क्वायर नहीं होगा सर r से हाँ, मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे 2r स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 2r आ जाएगा, और ये माइनस का आएगा, हाँ जो भी आएगा तो देख लेना कितना आ रहा है, प्लस का है, चलो mgh/2 आएगा, ठीक है? तो mgr/2 आंसर आएगा इस केस में। लेकिन ये क्या है? ये एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। ओके ओके, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया, अब हम फटाफट से अपने देखते हैं केपलर लॉ, देखते हैं फटाफट से। अब तो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आएंगे, वो आप अभी देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उससे पहले केपलर लॉ खत्म कर लेते हैं पहले। तो केपलर के 3 लॉ हैं। केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट आपके मूव करते हैं सन के अराउंड, उसके लिए केपलर ने लॉ बनाए थे, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और उसके अकॉर्डिंग उसने लॉ बनाए थे, उनको हम बोलते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो 3 लॉ है हमारे पास केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, मतलब जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, प्लैनेटरी। तो 3 लॉ है हमारे पास। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ को हम बोलते हैं केपलर फर्स्ट लॉ, या इसको केपलर फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है, आइए बता दूं क्या नाम है और क्यों है। केपलर फर्स्ट लॉ ये बोलता है, हम ये मानते हैं कि जो प्लेनेट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, वो किसमें घूमता है? सर्कल में। लेकिन केपलर ने बोला वो सर्कल में नहीं घूमता, वो घूमता है इलिप्स में, वो घूमता है इलिप्स में। ऐसे प्लेनेट जो घूमता है वो इलिप्स में घूमता है। इलिप्स आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने। तो इलिप्स में घूमता है, इलिप्स की आपके पता एक्सिस होते हैं, मेजर माइनर, तो खैर हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसको आपको, इसमें 2 फोकस होते हैं, जैसे आपके सर्कल में सेंटर होता है एक, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है। मान लो ये F1 है और ये F2 है। तो उसने क्या बोला केपलर ने कि जो प्लेनेट है वो कहाँ घूम रहा है? यहाँ घूम रहा है। और जो सन है ये प्लेनेट है, सन कहाँ है?
वो फोकाई पे, किसी एक फोकाई पे, माने या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। तो कभी भी जब ये प्लेनेट घूमेंगे तो हमेशा सन उसके एक फोकाई पे होगा और प्लेनेट जो है वो इलिप्टिकली ऑर्बिट पे घूम रहे होंगे, इलिप्टिकली ऑर्बिट पे घूम रहे होंगे आपके, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ। तो ये ऑर्बिट के बारे में लॉ है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सर ये F1 F2 क्या है सर? फोकस? यस, F1 F2 जो है वो फोकस है, फोकाई बोलते हैं पिलुलर में, फोकाई ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये प्लेनेट है। तो लॉ क्या बोलता है आपका? लॉ आपका बोलता है कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, revolve around the sun in elliptical orbit, around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit। ठीक है, तो elliptical orbit में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, elliptical orbit with sun at its one of the foci, with sun at one of the foci of this ellipse। समझ में आ गया? ये सिंपल है। Yes, sir. यस सर। तो हम अब तक ये मानते थे कि ये घूमते हैं उसमें सर्कल में, पर ये सर्कल में नहीं घूमते, इलिप्स में घूमते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट का सेकंड लॉ है, वो है केपलर सेकंड लॉ। क्या है? एक लॉ हो गया, दूसरा लॉ केपलर का सेकंड लॉ। इसका भी दूसरा नाम है, आइए बताता हूँ क्या नाम है और क्यों है। पहले इसको समझ लो कि लॉ क्या बोलता है। ये लॉ ये बोलता है, ये पहले एक्चुअली बेस्ड किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? पार्टिकल अगर कोई घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, mv/r या I ओमेगा। यस, राइट। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर अच्छा, वैसे होता क्या बेस्ड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या होता है? अगर नेट टॉर्क जो है वो 0 है तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। करेक्ट। इफ टॉर्क इज 0, दिस इंप्लाइज दैट योर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है? देखो, जब प्लैनेट घूम रहे हैं तो इस पे जो प्लैनेट पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, इस पे फोर्स इधर को लग रहा है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा केवल प्लैनेट पे, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, एक ही फोर्स लगेगा, सन का ग्रेविटेशन फोर्स। हम बाकी प्लैनेट को अभी नेगलेक्ट कर लेते हैं कि बाकी प्लैनेट का फोर्स आपस में लगेगा। इसमें जो मेनली फोर्स लगेगा वो सन का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और वो सन की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर मैं सन के अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स का टॉर्क लूं तो कितना आएगा? सन के अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स का टॉर्क लूं तो कितना आएगा? ये फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना टॉर्क आएगा इसके अबाउट? भाई टॉर्क कैसे निकालते हो आप? ऐसे निकालते हो ना टॉर्क। मान लो अगर यहाँ ऐसे लग रहा है फोर्स, टॉर्क कैसे निकालते हो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं करते आप? इसके अबाउट अगर टॉर्क निकालो मैं, टॉर्क क्या लिखोगे आप? 5 इंटू एफ, ऐसे करते हो। तो इस केस में फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0। तो टॉर्क कितना आएगा इस केस में? 0। टॉर्क 0। तो प्लेनेट पे जो टॉर्क लग रहा है वो 0 लग रहा है। अगर टॉर्क 0 लग रहा है तो यूर एल विल बी कांस्टेंट। एल कांस्टेंट का मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, दैट मींस mvr इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका मास तो कांस्टेंट ही रहेगा प्लेनेट में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? दोबारा बता दो, ये बोल रहे हो?
तो इसमें टॉर्क 0 कैसे आया था? टॉर्क 0 क्यों आया भाई? टॉर्क देखो क्या होता है, मान लो ये टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट। मान लो एक फोर्स है, वो फोर्स ऐसे पास कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? टॉर्क इसका होगा F/5, अगर ये 5 मीटर की दूरी पे है। अगर मान लो ये होता 10 मीटर की दूरी पे, तो आप क्या बोलते? F/10 टॉर्क को, ठीक है। अगर मान लो ये फोर्स होता है ऐसे और ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा आपको, कितनी वैल्यू है। मान लो ये D आ गई और ये फोर्स है आपका और ये पॉइंट P है, अब टॉर्क कितना आएगा? F/D, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये फोर्स मान लो इस पॉइंट से ही पास करने लग जाए ऐसे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 0 आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 आ गया भाई। आप इससे पॉइंट से कोई फोर्स की दूरी नहीं है, तो टॉर्क कितना आ गया फिर? 0। 0। अब समझ में आया कि टॉर्क 0 क्यों आया? यस सर। क्योंकि यहाँ पे सारा फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स तो पास ही सन से कर रहा है, और मैं सन के अबाउट ही टॉर्क ले रहा हूँ, तो सन के अबाउट जो मेरा टॉर्क होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सर यस सर, जो हम ये टॉर्क देख रहे हैं, वो तो हम रोटेशनल मोशन, मतलब जो बॉडी का रोटेशन है उसके लिए देख रहे हैं ना। तो फिर रोटेशन में तो हमें बॉडी के हर एक पॉइंट पे देखते हैं, मतलब कि no, this is not the for the rotation of the body, this is for the circular motion of the body। हम जो बॉडी अपने स्पिन एक्सिस पे स्पिन कर रही है उसके अबाउट नहीं देख रहे हम देख रहे हैं उसके सर्कुलर मोशन के अबाउट। अच्छा, समझ रहे हो? ये इंटरनल टॉर्क की बात नहीं, मैंने अर्थ के स्पिन जो कर रहा है टॉर्क, उसकी बात नहीं चल रही कि वो टॉर्क कितना है आपका। ये बात चल रही है कि अर्थ सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसके लिए टॉर्क कितना चाहिए आपको। ओके ठीक है, ओके सर। ओके। वो तो होगा टॉर्क आपका, हो सकता है मैंने अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है टॉर्क डिफरेंट आएगा, फिर वो अलग चीज है, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एल आपका कांस्टेंट है, mvr कांस्टेंट है। तो जब प्लेनेट आपका अलग अलग पॉइंट पे मूव करेगा तो इसका मास तो सेम रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी और r। तो vr इज कांस्टेंट, vr इज कांस्टेंट। तो यानी vr का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो जब r बढ़ेगा तो v घटेगा, और v घटेगा या v बढ़ेगा तो r घटेगा। यानी यहाँ पे आपका डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी मेरी? कम, सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और जहां पे मेरा डिस्टेंस कम होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी? वहां ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई सबको? बिकॉज वी आर इज कॉन्स्टेंट। सर आपको म्यूट कर दिया फिर से। म्यूट मत करो यार, फिर क्लास डिस्टर्ब हो रही है बार बार। आकाश, आपने म्यूट किया था? म्यूट मत करो बार बार, डिस्टर्ब होगा क्लास में फिर। अच्छा, मैं कह रहा था कि यहाँ पे वी आर जो है कांस्टेंट है, तो आपका यहाँ पे आर ज्यादा होगा वी कम होगा, और यहाँ पे वी ज्यादा होगा यहाँ पे आर कम होगा। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये लॉ एक्चुअली क्या बोलता है, यानी यहाँ पे पार्टिकल धीरे धीरे चलेगा, यहाँ पे चलेगा, लेकिन पार्टिकल यहाँ धीरे तो चलेगा जब ये घूम रहा है इलिप्स में और ये फोकस पे यहाँ सर्कल सन है, तो पार्टिकल यहाँ पे धीरे चलेगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तेज चलेगा, जहाँ पास होगा वहाँ तेज चलेगा, ठीक है। लेकिन तेज चलने के कारण मान लो इसने एरिया टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। पार्टिकल आपका टी टाइम में ए से बी पे आ गया, तो इसने जो एरिया कवर किया, अगर मैं इसका सन से और इस प्लेनेट को जोड़ूं
तो इसका रेडियस वेक्टर मान सकते हो एक तरह का। ये रेडियस वेक्टर यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आ गया, तो इसने पूरा एरिया कितना कवर किया रेडियस वेक्टर ने, इतना। ठीक है, इसने ये एरिया कवर किया। ये समझ में आई बात सबको? इसके रेडियस वेक्टर ने इतना एरिया कवर किया। और इसके रेडियस वेक्टर जो होगा, यहाँ पे स्पीड स्लो है तो ये हो सकता है यहाँ से यहीं पहुंचा हो, तो इसने कितना एरिया कवर किया, इतना। इतना एरिया कवर किया। ठीक है, ये मान लो सी से डी तक पहुंचा, इसने इतना एरिया कवर किया। ठीक है, तो अगर मैं सेम टाइम लूंगा तो केपलर का लॉ ये बोलता है कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस वेक्टर बड़ा था काफी, तो भले ये थोड़ा कम चला लेकिन इन्होंने एरिया सेम कवर किया। समझ में आई बात ये? यस सर। ओके, तो एक्चुअली जो केपलर लॉ है अभी लिखवाते हैं क्या है। ये तुमने लिख दिया बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। एक्चुअली केपलर लॉ ये बोलता है कि अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मान लो एरिया कवर जो कर रहा है टी टाइम में, तो हम बोलते हैं कि ए बाय टी अगर मैं निकालूं तो ये हो गया एरिया कवर पर यूनिट टाइम। एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं इसकी एरियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एरियल, माने कि एरिया कवर करने की वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, ए बाय टी। ठीक है, तो केपलर लॉ क्या बोलता है? केपलर लॉ कहता है कि आपकी लाइन, सॉरी, जो एरियल वेलोसिटी है प्लेनेट की, वो अबाउट द सन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। चाहे वो प्लेनेट यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, और चाहे यहाँ पे हो, उसकी हमेशा एरियल वेलोसिटी क्या आएगी? कांस्टेंट। यानी वो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, उसका ज्वाइनिंग रेडियस वेक्टर। तो ये बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग a planet to the sun, line joining a planet to the sun sweeps out equal area in equal interval of time. Equal area in equal interval. ठीक है, equal interval. That is aerial velocity of the planet is constant. Aerial velocity of planet is constant. समझ में आए? यस सर। ओके, तो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेस किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्योंकि ये एरिया की बात करता है सेकेंड लॉ हमारा, तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है लॉ ऑफ एरिया। पहले वाले का नाम था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे वाले का नाम है लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, तो अब थर्ड लॉ देखते हैं कि थर्ड लॉ क्या बोलता है। सर ये स्वीप्स आउट का क्या मतलब है? स्वीप्स आउट, ये समझ लो झाड़ू मारते हैं ना, स्वीप करते हैं, ये स्वीप शॉट मारते हैं क्रिकेट में। यस सर, यस सर। तो वैसे यहाँ पे जो ये रेडियस वेक्टर है वो स्वीप कर रहा है, मतलब वो घूम रहा है। आपका वाइपर होता है ना, कार का वाइपर घूमता रहता है यूं यूं। यस सर। तो स्वीप करता है इतना पानी, ऐसे यहाँ पे एरिया स्वीप कर रहा है। समझ में आ गया अब? यस सर, अब समझ आ गया। ओके, अब है केपलर का थर्ड लास्ट लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ।
थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ ये कहता है जब प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो ये अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे होंगे सन के चारों तरफ। कोई ऐसे घूम रहा होगा, कोई ऐसे घूम रहा होगा, कोई कुछ और ढंग से घूम रहा होगा, कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं शायद, आई डोंट नो, जैसे भी घूम रहे होंगे। तो ये कहता है कि इनका जो घूमने का टाइम हुआ कुछ जैसे अर्थ का टाइम इसके अराउंड घूमने का कितना लगता है, अर्थ को पूरे सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। एक साल लगता है, 365 डेज लगते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्लेनेट को अलग अलग लगते हैं। ऐसे ऐसे प्लेनेट इनको कई 100 साल 200 साल भी लग जाते हैं, 400 साल, पता नहीं कितने कितने लगते हैं, है ना। तो सबकी जगह अलग अलग वो है, उनका साल ही पूरा जो 400 साल का है, बताओ। तो ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है सबका अलग अलग है। वो किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? वो कह रहा है उसकी आर पे डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है इनका, एवरेज डिस्टेंस अगर हम मान, वो कह रहा है जो टाइम पीरियड है इनके घूमने का वो प्रोपोर्शन है आर के। ठीक है, आर के नहीं, आर क्यूब के, आर क्यूब के। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, वेयर टी इज द पूरा टाइम आपका घूमने का जो टाइम है, टाइम टू गो अराउंड द प्लेनेट, सॉरी अराउंड द सन। ठीक है, और आर आपका जो है, आर क्या है एक्चुअली, देखो यहाँ पे ना इलिप्स से मैंने आपको बताया था ना, इलिप्स, तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। जैसे अंडाकार हो गया ना एक तरह का, तो इसमें ये बड़ा साइड है और ये वाला छोटा साइड है। तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। और ये वाला जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द, ये जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द सेमी मेजर, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। ये क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। इस तरफ अगर निकालोगे तो मेजर आ जाएगा, अगर मैं इस तरफ को निकालूंगा तो ये मेजर आ जाएगा। तो जैसे मान लो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है, तो इसका अगर मैं आधा निकाल लूं, आधा, इसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सॉरी, लेंथ ऑफ द। सर जो मेजर एक्सिस है वो तो हमारी वाई एक्सिस है ना? नहीं, एक्स वाली। आपका इलिप्स अगर ऐसा होता है ना तो ये वाला मेजर होता है। तो सर फिर हम वो जो वाई एक्सिस की उसको क्यों ले रहे हैं सेमी मेजर एक्सिस? माइनर बोल रहा हूं मैं, गलती से मेजर बोल देता, सेमी माइनर होगा, ये सेमी माइनर होगा। ओके सर। ठीक है, और अगर मैं इसका आधा लूं यहाँ पे तो ये मेरा हो जाएगा सेमी मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे जो आर है एक्चुअली, ये जो आर है ये सेमी मेजर एक्सिस है। सर समझ नहीं आया सेमी मेजर एक बार एक्सिस उसको कर दीजिए। एक एक करके बोलो। एक आपने बोला समझ में नहीं आया सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, दूसरा किसने क्या बोला, एक और डाउट पे बोल रहा था। सर एक बार उसी पेज पे कर दीजिए, वो देखना था थोड़ा। तो यहाँ पे कर लेते चलो। मान लो ये जो है दूरी 20 मीटर है ना इलिप्स में, वैसे तो प्लेनेट में तो करोड़ों किलोमीटर होगी, पर मान लो ये 20 मीटर है। तो मैं कह रहा हूँ इसका अगर मैं आधा लूँ, यहाँ इसका सेंटर होगा, अगर मैं ऐसे इसको बनाऊंगा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो मैं इसका अगर आधा कर दूं यहाँ पे ये डिस्टेंस, मैंने ये डिस्टेंस निकाल दूं अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, सेमी मेजर एक्सिस। क्योंकि मेरा ये क्या है, ये मेरा मेजर एक्सिस है ना भाई, जो बड़ा उससे काटेगा उसे मेजर एक्सिस करेगा। मान लो मैं इलिप्स को यूं बनाया था उल्टा, तो मेरा सेमी मेजर, मेरा मेजर एक्सिस ये हो जाता फिर, जो यहाँ से पास करेगा, ये मेरा मेजर एक्सिस हो जाएगा उस केस में। इस केस में मेजर एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा। इस केस में ये मेजर एक्सिस होगा और ये वाला क्या होगा, माइनर एक्सिस होगा, क्योंकि छोटा वाला पार्ट काट रहा है।
ये माइनर है, ठीक है। तो इसका जो पूरा मेजर एक्सिस के बीच में जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो एलिप्स यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस की दूरी। और इसका जो आधा होता है उसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस यानी यहाँ पे कितना आएगा सेमी मेजर एक्सिस अगर मैं करूंगा तो 10 आएगा। अब समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो R है इट इज सेमी, आधा है, मेजर एक्सिस का आधा। मेजर तो पूरा होता है, सेमी है, सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, इसे हम बोलते हैं केपलर थर्ड लॉ। तो ये आप फिर इसकी स्टेटमेंट खुद लिख लेना है ना। तो टाइम पीरियड अराउंड द सन इज का स्क्वायर जो होगा प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो स्टेटमेंट खुद लिख सकते हो, मैं इसका लिखवा नहीं रहा। और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ, क्या बोले बताओ, क्या नाम रखें इसका? टाइम पीरियड। टाइम से रिलेटेड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, गुड, वेरी गुड, टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो एक ऑर्बिट, एक एरिया और एक पीरियड। यस सर इसका कोई प्रूफ नहीं है टी स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यूब? कर सकते हो, अगर आप सर्कल के लिए करना चाहो तो बड़ा आसान है, ग्रेविटेशन फोर्स यूज करोगे तो उससे आ जाएगा gm/r स्क्वायर। जब करोगे ना प्रूव, अभी आएगा, देखो आगे वहां से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। निकाल लेते हैं, चलो उसमें प्रूफ निकाल ही लेते हैं। मान लो हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सर्कल है। इलिप्स के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन डिफिकल्ट होगा तो हम सर्कल मान लेते हैं। इलिप्स के लिए तो सोचना पड़ेगा डेरिवेशन, सर्कल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसके सर इसका डेरिवेशन कोर्स में तो नहीं होगा ना? कोर्स में है। ओके सर। आसान है, बहुत आसान है। ये सन है और ये प्लेनेट है, ठीक है। तो जो प्लेनेट इसके चारों तरफ घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा तो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। मान लो स्पीड v से घूम रहा है, इसका मास जो है वो m है, स्मॉल m। तो कितना फोर्स चाहिए? सेंटीमीटर फोर्स। रेडियस r है, mv²/r। सेंटीमीटर फोर्स आपका mv²/r। वो कौन प्रोवाइड कराएगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में? gm/r²। ये दोनों बराबर होंगे आपस में? यस सर। इक्वेट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? mv²/r इक्वल टू g कैपिटल M। कैपिटल M जो है सन का है, स्मॉल m प्लेनेट का है, r²। अब यहाँ पे क्या होगा? ये m से m कट गया, एक r से एक r² कट गया, तो v कितना है आपका? v आया v² इक्वल टू gm/r आया ना। तो v जो है √gm/r आ गया आपका। ये क्या है? वेलोसिटी। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है अगर, तो टाइम पीरियड कितना होगा? वेलोसिटी पता चल गई मुझे, 2πr/v। करेक्ट, 2πr/v। बस हो तो गया डेरिवेशन। 2πr/v पुट करो, देखो अभी आ जाएगा आंसर। 2πr/v, v की जगह √gm/r पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा? √gm और √r ऊपर चला जाएगा, तो √r ऊपर चला गया। 2πr ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ऊपर r की पावर कितनी हो गई? अब एक तो ये हो गई और हाफ ये हो गई, तो 3/2 हो गई पावर। 3/2। तो ये कितना हो गया? 2πgm, तो सारे कांस्टेंट है ये तो, और ऊपर कितना हो गया? r की पावर 3/2 हो गया। तो बस हो गया, t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 आ गया, t² प्रोपोर्शनल टू r³ आ गया। मैं लिख दूं, पीछे लिख देता हूँ मैं, t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 यानी कि t² प्रोपोर्शनल टू r³। आसान था डेरिवेशन तो? यस सर। यस सर। ये तो आप कर ही लोगे यार।
वेरी गुड, ठीक है, क्लियर होगा। इसका डाउट था उनको, क्लियर होगा जो कोई पूछा था? यस सर क्लियर है, इजी है। इजी है ना? और कोई डाउट पूछा था कुछ? कोई और डाउट पूछा था क्या, या हो गया सबका क्लियर? अरे सर सर हम्म, सर हमने सर्कल क्यों लिया है, दोनों एक्सिस को इक्वल कर दिया, मेजर माइनर एक्सिस को? वो इसलिए लिया कि अगर आपको मैं इलिप्स ले लेता ना ये, तो डेरिवेशन आप कर नहीं पाते, आपके सिलेबस में है नहीं वो, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स करनी पड़ेगी। मैंने इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे, आईआईटी वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे सर क्वेश्चन को। ओके सर। तो हमने इजी मान लिया, हमने इसको सर्कल मान लिया। इलिप्स के लिए भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होंगे तीनों। सर हमें लिखना पड़ेगा ना, हमने सर्कल माना है। हाँ, लिखना पड़ेगा कि हमने वी एज्यूम की सर्कल जो है सर्कल में घूम रहा है। मैंने मानना नहीं, आपने कुछ करा नहीं, वो होता ही ऐसे है, डेरिवेशन ही ऐसी है। आपने सीधा लिख देना है कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल अराउंड द सन, सीधा यहाँ शुरू करना। अब ये बोलना है हमने इलिप्स को ये लिख लेना कि होता तो इलिप्स है लेकिन हम सर्कल मान लेते हैं और ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो उसमें कोई आपको टीचर नहीं पकड़ेगा कान कि आपने इलिप्स को सर्कल क्यों मान लिया, वो डेरिवेशन ही वैसी है, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है, आपने जो प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों तरफ, ये डेरिवेशन आप तब भी यूज कर सकते हो। सेम सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने क्या किया, इक्वेट किया ग्रेविटेशन फोर्स से, तो आप तब भी यूज कर सकते हो जब कोई सैटेलाइट घूम रहा हो प्लेनेट के चारों तरफ, तब भी कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला यही बनेगा, सेम घुमा के। यस सर। यस सर। तब भी ये होगा, तो हमारा स्मॉल एम है वो प्लेनेट बन जाएगा, उसके अराउंड कोई मान लो सैटेलाइट घूम रहा है, एम सैटेलाइट, तब भी वही फॉर्मूला बनेगा सारा। घूम सेंटीमीटर फोर्स को आप इक्वेट करोगे, वो सब बनेगा। तो वहां पे भी आपकी जो वेलोसिटी वगैरह आएंगी वो यही आएगी, रूट gm/r, वेयर m किसका मास है उस केस में? सैटेलाइट। मास ऑफ सैटेलाइट होगा या प्लेनेट होगा? प्लैनेट का तो मास। कौन सा एम सर, स्मॉल एम है कैपिटल एम? एक ही m तो है यहाँ पे, प्लैनेट। ये वाला m। यहाँ पे किसका m था ये? सर किसी मैसिव ऑब्जेक्ट का होगा जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सर यहाँ पे तो यहाँ पे सन का था ना, क्योंकि प्लेनेट का तो कट गया था भाई, आपने सेंटीमीटर फोर्स से करा प्लेनेट पे mv²/r, ये जो लिखा था। तो यहाँ मास आपने किसका लिया था? प्लेनेट का लिया था मास, स्मॉल m, तो वो तो कट गया था। यहाँ पे किसका बचा था? कैपिटल M बचा था, यानी मास ऑफ द सन बचा था ना यहाँ पे। यस तो सर। इस केस में किसका बचेगा? प्लैनेट। अर्थ का। हाँ, अर्थ या प्लेनेट जो भी है वो बचेगा आपका। तो फॉर्मूला वहां पे भी अभी हम थोड़ी देर में ड्राइव करेंगे, gm/r आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द अर्थ एंड क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम, कि आपका सैटेलाइट कितनी हाइट पे रिवॉल्व घूम रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और उस केस में भी t² प्रोपोर्शनल टू द r³ आएगा। तो जैसे जैसे आपका r बढ़ता जाएगा, टाइम भी आपका बढ़ता जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, तो अब आप लोग ना ये भी कर सकते हो। प्लेनेट वाले जब मैं करूंगा ना तो थोड़ा सा आप मुझे रोकना मत, क्योंकि अब मैं फटाफट कर सकता हूँ। प्लेनेट वाले जब आएंगे, आप अगर ये समझ गए तो वहाँ पे भी यही करना है हमें, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जो है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन पोटेंशियल के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, और टाइम मिलेगा तो फिर सैटेलाइट मोशन पर मूव करेंगे। लास्ट आपका जो चैप्टर में बचा है वो यही बचा है, सैटेलाइट मोशन, और उसमें ही एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आएगा आपका एक, बस आपका वही बाकी है, फिर आपका चैप्टर फिनिश। फिर हम लोग मूव करेंगे अगले उस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो नहीं हुआ ना आपका भी? नो सर। फ्लूइड और सॉलिड का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, और जो लिक्विड में है बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, ये सब तो भी नहीं हुआ ना? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हम उस पर मूव करेंगे फटाफट से। इसके पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के। ये मैं लास्ट क्लास में लेके आया था, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आज कर लेते हैं।
सर पहुंच भी नहीं पाते, काफी लंबी चली थी तो भी नहीं हो पाया। हाँ, वो एक्चुअली उसमें मैं क्या करता ना, फिर मैं यहाँ पे कराता क्वेश्चन आपको कैपिटल लॉ से पहले, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ डिफाइन कर ली थी ना, ये माइनस जी एम बाई आर, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन करा देता, तो थोड़ा सा थ्योरी करने के बाद हम यहाँ पहुंच सकते थे। ठीक है, मैं फिर यहाँ नहीं कराता, अब तो यहाँ तो मेरे पे टाइम था तो मैंने पहले कंप्लीट करा दिया कैपिटल लॉ, तो मेरा वहाँ पे प्लान था कि मैं ये कराऊंगा और आपको क्वेश्चन करा दूंगा। राइट, टीचर को तो प्लान करना पड़ता है। यस सर। आपने मूवी देखी गेम प्लान, उसकी ये जो रॉक है ना, रॉक क्या नाम है उसका, आई डोंट नो द नेम, आई थिंक सर ड्वेन जॉनसन। तो आई थिंक उसकी मूवी है ना गेम प्लान, जिसमें बास्केटबॉल खेलते हैं, तो प्लान करते हैं पूरा, टीम होती है उनकी, कोच होता है मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर द फुल स्टोरी। तो उसमें कोच प्लान करता है पूरा कि आप ऐसे ऐसे हरा सकते हो दूसरी टीम को, या आपने अपने उसमें इंडिया में देखा होगा चक दे इंडिया है मूवी, और कौन कौन सी है यार वो, यस सर, चक दे इंडिया। तो उस टाइप की वो भी एक गेम प्लान, तो टीचर कोच को भी प्लान करना पड़ता है, जस्ट लाइक अ टीचर, टीचर को भी प्लान करना पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, करते हैं पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि एक बॉडी ऑफ मास एम टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू ट्वाइस द हाइट ऑफ द रेडियस, अभी जो आपको बता रहा थोड़ी देर पहले, इसको उठाया सरफेस से ऊपर ले गए, हाइट इक्वल टू 2r, तो ये बोलने का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच। इसका मास स्मॉल m था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच। करो भाई, सो ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, ओके, बाकी बच्चे सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सर सी आ रहा है, हम्म, 2/3, हाँ 2/3 GMM बाय आर। इसका ऐसे ही सानवी का आया। अच्छा, देखो भाई, इनका तो सी आ गया, यस सर, सी ऑप्शन। अब सी आया। यस क्या गलती कर ली थी, क्यों आया था ये, ए क्यों आया था? सर, मेरा तो अभी सॉल्व हुआ है, सी आ गया। अच्छा, अभी किया है, ओके। बाकी दो लोग देखो उन्होंने क्या गलती कर रखी है। माइनस जी एम वाई U2 एच प्लस आर हो जाएगा, यानी आर प्लस 2r माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ये होगी माइनस जी एम ये होगा, इसको सॉल्व कर लो, माइनस जी एम एम बाय 3r प्लस जी एम एम बाय आर। तो यहाँ सॉल्व कर लो सब, कितना आएगा ये, माइनस 1/3 और प्लस 1/+1 यानी 2/3 आएगा प्लस का, जी एम एम बाय आर, और इसको मेरे को उसमें कन्वर्ट करना है जी एम बाई आर स्क्वायर, तो मैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा फिर जी हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 mg। और आ गया सबका सही आंसर आ गया अब? यस सर, आ गया। ओके,
2/3 mg आएगा इस केस में, इतना हमारा चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, आगे चलें? ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। वो सर मैंने दूसरे फॉर्मूले में पुट कर दिया था, वो नीचे जो आया था। अच्छा, तो देखो याद नहीं रखना फॉर्मूला, आपको सीधा इससे बस ध्यान रखना है। ऐसे कुछ ये फॉर्मूला तो -gm/r होता है, r की जगह पे जो डिस्टेंस है वो पुट कर दो, बस आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है -gmm/r, उससे आपका आ जाएगा आंसर। उनका डिफरेंस निकालना है, रटना नहीं है ज्यादा, रट के नहीं काम चलेगा, जरूरत ही नहीं रटने की। टू बॉडीज ऑफ मास mn4m are placed at a distance r, तो बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माने वीपी, एट अ पॉइंट वेयर, कौन सा पॉइंट? वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, कितना होगा? कितना होगा? 0। करो आप लोग ना, 1 मिनट में अभी आ रहा है, ठीक है? तब करो आप लोग।
हाँ जी, निकला किसी का? यस सर, -9 GM/R आ रहा है। -9 GM/R, एक मिनट देखते हैं। -9 देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, -4 -6। अभी सॉल्व करते हैं। हाँ सही है, 9 आएगा। 2 बार सॉल्व कर लिया था इसलिए वैसे भी। 2 बार कर लिया, अरे गुड, वेरी गुड। आपने कहा था ना आप आ रहे हो, तो फिर मैंने सोचा इतने एक और बार चेक कर लो। ओके चलो, डबल चेक, गुड। बाकी स्टूडेंट ने कर लिया, आया -9? ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगा, यानी दोनों का ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होगा कोई पॉइंट पे। तो कोई डिस्टेंस मान लो, यहाँ से x मान लो, इससे x मान लो, तो इससे r - x हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ये वैल्यू आ गई x और r - x की, फिर तो कुछ नहीं करना, पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे। पोटेंशियल तो क्या होता है, -GM/r, तो -GM/x के कारण हो जाएगा, और -G/4m डिस्टेंस जो भी है r - x उसके कारण हो जाएगा। तुमको ऐड करना है बस। आपको बेसिकली ये निकालना है कि डिस्टेंस ये है कहाँ पे, पॉइंट। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मैं GM/m है, कैपिटल M जो भी स्मॉल m बाय x² इक्वेट कर सकता हूँ G/4m बाय जो मेरा ये आ रहा है, जो भी है आपने माना है, r - x²। तो यहाँ से क्या होगा, जी ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो 4 बचेगा। स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा x, 2x = r - x आ जाएगा। स्क्वायर रूट लोगे तो r आपका आ जाएगा 3x, x आपका आ गया r/3, यानी ये पॉइंट जो है ये यहाँ से r/3 पे है। तो अगर ये r/3 है, तो r में से r/3 बच गया, तो कितना बचा, 2r/3। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया, 2r/3। तो दोनों डिस्टेंस आ गए हमारे पास। अब हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल जो होगा वो m के कारण और प्लस 4m के कारण। m के कारण पोटेंशियल कितना होगा, -GM/r। r कितना है आपका, r/3 है डिस्टेंस, प्लस इसके कारण कितना होगा, -G/4m बाय डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कितना लिखोगे, 2r/3। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो। -GM/r कॉमन ले लो, 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये 3/2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, 12/2, अब 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 6 आ जाएगा ये। एक मिनट यार, 2 कटा, 2 3 6 आया, तो 3 - 6। सर आपने माइनस बाहर में कॉमन लिया है, फिर अंदर फिर से माइनस क्यों? ओके, अच्छा है, प्लस आएगा ना, गलत है, प्लस आएगा, माइनस नहीं कर रहे हैं, वो प्लस कर रहे हैं ना इसे। तो प्लस आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -GM/r। क्लियर हो गया ये? यस सर। अच्छा, जिनका कितने बच्चों ने निकाल लिया था ये? सर सानवी। सानवी और किसने नहीं निकाला था? अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई थी इनका, नहीं निकला था? उनको प्रॉब्लम क्या आई थी, क्यों नहीं निकाल पाए थे? अब तो सॉल्यूशन देख लिया, अब बताओ क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 दिया था, तो फिर समझ नहीं आया क्या करना है। ओके, मतलब हमारा फोर्स 0 होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप GM/r² भी कर सकते थे, कैपिटल M, उससे काट के कर लेते। और तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फील्ड में 0 होगा, तो फिर वो जो आपने ऊपर कहा था कि एक डिस्टेंस पे इक्वल होगा, वो कैसे होगा? इसका मतलब ये है कि जो ये m है और जो 4m है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो इस पॉइंट पे कोई बॉडी अगर रखी हुई है, उस पे ये फोर्स इधर को लगाएगा ग्रेविटेशन, और ये इधर को लगाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, दोनों फोर्स आपस में बराबर हो रहे होंगे। दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड विल बी 0। ओके सर। ये होगा।
तो ये पॉइंट किसके पास आना चाहिए, स्मॉल m के पास आना चाहिए ना, 4m के पास आना चाहिए था अगर बिना सॉल्व करे देखें? स्मॉल m के पास नहीं, 4m के पास कैसे एम है? के पास आना चाहिए हाँ, क्योंकि उसका मास वैसे इतना एम के कम पास है। आएगा। करेक्ट 4m का फील्ड बहुत ज्यादा है। करेक्ट उसका, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, 4m का फील्ड ज्यादा है, m का मास तो बहुत कम है। तो m का मास Yes, अगर sir. कम है तो m के पास आना चाहिए वो पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ से पास में आएगा और आ भी रहा है आपका, आप देखो यहाँ पे r/3 आता है और यहाँ से डिस्टेंस 2r/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसके पास आना चाहिए था। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर उसके बाद लेफ्ट कर सकते हैं मैथ्स की क्लास है सर। हाँ ऑब्वियसली, ये लास्ट क्वेश्चन कर लिख लो फिर कर लो। ये कह रहा है कि 4 पार्टिकल ऑफ मास m लोकेटेड एट अ, 4 पार्टिकल है, मास m है, मास कैपिटल M है और ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? लोकेटेड एट स्क्वायर, एट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, एट वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू कैपिटल L। तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। Find gravitational potential at the center of the sphere. Gravitational potential at सर ये क्वेश्चन शायद center. हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। कर चुके हैं? अच्छा, Yes. कोई बात नहीं, चलो आंसर बता दो फिर। सर आंसर सर -GM/L√32। यस सर। Okay. तो समझ में आ गया सबको कैसे करना था, आइडिया है सबको ना? यस यस सर। सर। अच्छा, अगर मैं से पूछता फाइंड द, चलो तो आप कर लोगे, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आप बताओ क्या करोगे? आप क्या करोगे? सर जो सेंटर पे रखा उसका मास गिवन है। सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं, सेंटर पे कहाँ रखा अच्छा हुआ ओके 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 सॉरी। पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल में डिफाइन कैसे करते हो? तो स्पेस में भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, वही तो कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले भी। तरीका बता दो मुझे, चलो तुम निकाल दो, तुम लोगे। सर 4 के बीच में तो ऐसे हो जाएगा -GM²/L और फिर 2 पेयर के बीच में -GM² क्या होता है L√2। बाकी बच्चों को समझ में आया क्या बोल रहे हैं? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, V = U/m। फिर फिर V की वैल्यू हमें पता ही है, फिर m से डिवाइड कर देंगे। नहीं, इसमें क्या गड़बड़ी है अभी जो ये बता रहे हैं? पहले जो एक मिनट पहले सामने वाला मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ये भी आंसर उन्होंने बताया था मैं क्लियर करता हूँ, फिर आपके उस पे आते हैं जो आपने बताया उसमें क्या गड़बड़ी है। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला ये होता है हमारा GM/R। इन्होंने कहा कि भाई हमारे ये मास है, इसमें 2 मास के सिस्टम के कारण होता है आपस में ना, तो उन्होंने कहा पहले ये सिस्टम ले लो, इनके बीच में निकालो GM/R, फिर ऐसे ये सिस्टम ले लो, फिर इसके बीच में निकाल लो, तो ऐसे 4 सिस्टम होंगे आपके, तो ये निकल गया सबके बीच में। फिर उन्होंने कहा जो बच गया कौन बच गया, इसका जो है इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी आ गया, लेकिन इसके साथ नहीं आया, तो उन्होंने कहा एक इससे भी निकाल लो, ऐसे ही इस वाले का जो है इसके साथ नहीं आया तो इससे भी निकाल लो। तो अब क्या डिस्टेंस ये ले लो L√2, तो आपके 6 सिस्टम हो गए, 6 पेयर हो गए यहाँ पे, 1 पेयर 2 3 4 5 6 पेयर, 6 पेयर की एनर्जी निकाल लो, तो सबको ऐड कर लो U1 U2 U3, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको अभी तक? निकाल लोगे? यस सर। अच्छा, इन्होंने जो बोला, अब किसी जो स्टूडेंट ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या गलत बोला था? उन्होंने कहा कि मैं ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ और
u by m का और उससे v निकाल लूंगा, इसमें क्या गलती है? वो कह रहे थे मैं इससे v तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं u को लिख दूंगा m into v, तो मेरे यहाँ से आ जाएगा आंसर। इसमें क्या गलती है? सर पोटेंशियल तो हमने सेंटर पे निकाला था ना स्क्वायर के। फिर ये तो हमें पार्टिकल्स के बीच में निकालना है, मतलब वो तो तब होता अगर जैसे कोई पार्टिकल सेंटर पे रखा होता तो उसका वर्टिसेस के साथ लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल आप उठा के यहाँ पे लेके आते और फिर आप बोलते कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के साथ कितनी बन रही है, केवल इसकी निकालो, तो आप इसकी निकालते चारों से, तब जो आंसर आता वो ये आता। लेकिन यहाँ पे इसका नहीं निकालना, आपको इसका निकालना था, पेयर्स का आपस में, ये था डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड। समझ में आया? इसका डाउट था? प्रियांशु तुम्हारा डाउट था? अब क्लियर हो गया? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब इस केस में होता है, मान लो अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखी है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब अपने आप पोटेंशियल निकाल लिया और फिर उसने बोला कि मैं एक बार बॉडी को उठा के लेके आ रहा हूँ अब, और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, बताओ जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तब आप निकाल सकते हो, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला जो आपने बताया अभी, u by m equal to v वाला। ठीक है, यस सर। गुड। तो आई होप कि आज के सबको केपलर लॉ वगैरह क्लियर हो गए होंगे सारे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ऑल विल बी क्लियर टू ऑल। यस सर। ठीक है, तो अगली बार अब सैटेलाइट मोशन करते हैं हम लोग और उसके क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, तो Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, वेलकम।